हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार दीक्षित एजुकेशन अड्डा पर। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। दोस्तों जैसा कि आपने आज थंबनेल में देखा होगा, प्रतियोगी परीक्षाओं का निचोड़। आज दोस्तों हम ऐसी सीरीज शुरू करने वाले हैं जो आपके आगामी सारी परीक्षाओं को टारगेट कर कर बनाई गई है। अगर आपका भविष्य में कोई सा भी एसएससी का एग्जाम है, चाहे आप एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, सीपीओ कोई सा भी एग्जाम देने वाले हों, इसके अलावा अगर आप दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, यूपी पुलिस कांस्टेबल, यूपी ट्रिपल एससी पैट, आपका भी कोई सा भी वनडे एग्जाम है, तो ये क्लासेस सारे एग्जाम को ध्यान में रखकर बनाई गई हैं। इन क्लासेस के आप वन लाइनर नोट्स को बना के रखिएगा। 100% आगामी सारी परीक्षाओं में आपको यहाँ से सवाल देखने को मिलेगा। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर कीजिएगा और फॉलो कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। देखते हैं अपना पहला सवाल। हमसे पहला सवाल पूछा गया कि पंडित भीमसेन जोशी को भारत रत्न कब दिया गया। मोस्ट रिपीटेड सवाल है एसएससी का। 1998, 1999, 2001, 2008। यहाँ से हम दोस्तों 4 सवाल डिस्कस करेंगे। पंडित भीमसेन जोशी, दोस्तों इनको भारत रत्न कब दिया गया था। इनको भारत रत्न दिया गया था वर्ष 2008 में। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप नोट करेंगे। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, तो आप नोट करके रखिएगा, इनका संबंध है किराना घराना। ये बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आपकी परीक्षा में कई बार पूछा गया है कि पंडित भीमसेन जोशी का संबंध किस घराने से है, किराना घराना। इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। वर्ष 1998, इसमें दोस्तों किसको भारत रत्न दिया गया है। एमएस सुब्बा लक्ष्मी, इनका नाम आपने सुना होगा, एमएस सुब्बा लक्ष्मी, एमएस सुब्बा लक्ष्मी। इनको वर्ष 1998 में भारत रत्न दिया गया है। और एक सवाल एसएससी में कई बार पूछा जाता है कि पहली ऐसी दोस्तों गायिका कौन थी जिनको भारत रत्न दिया गया था। ये एमएस सुब्बा लक्ष्मी का नाम आपको याद रखना है। और इनको कब दिया गया था, 1998 में। अगर हम बात करें 1999, इसमें दोस्तों किसको मिला है, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर, पंडित रविशंकर। इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया, इनको भारत रत्न दिया गया है 1999 में। और दोस्तों एक सवाल यहां से और पूछा जाता है कि पंडित रविशंकर, इनका संबंध किस शास्त्रीय किस वाद्य यंत्र से है, जल्दी से बताएं। ये दोस्तों कौन है, सितार वादक है, ये सितार वादक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि पंडित रविशंकर का संबंध किस वाद्य यंत्र से है, ये दोस्तों सितार वादक हैं। अब एक ऑप्शन बचता है हमारा वर्ष 2001। दोस्तों इसमें लता मंगेशकर जी को दिया गया, जिसको दोस्तों स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है, लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। इनको दोस्तों भारत रत्न कब दिया गया था, वर्ष 2001 में। ये 4-5 सवाल जो भी मैंने बताए हैं, सारे सवाल आप नोट करते चलेंगे। अब यहां से दोस्तों आपको एक सवाल बताना है कि लता मंगेशकर चौक उत्तर प्रदेश के दोस्तों किस जिले में इसका उद्घाटन किया गया। इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है। अगर आपका यूपी पैट का पेपर है तो आपकी परीक्षा में 100% सवाल बनेगा। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि फूलदेई महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होता है। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, झारखंड। दोस्तों आपको याद होगा फूलदेई महोत्सव, इसका आयोजन कहां पर होता है, इसका आयोजन होता है उत्तराखंड के अंदर। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर जो कि उत्तराखंड से आपसे पूछे जाते हैं। उत्तराखंड में एक फेस्टिवल और मनाते हैं, हरेला। हरेला दोस्तों कहां का फेस्टिवल है, उत्तराखंड का। इसके अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए झोरा, कौन सा दोस्तों, झोरा, ये फेस्टिवल कहां का, ये भी उत्तराखंड का है। और फूलदेई महोत्सव कहां का, ये भी उत्तराखंड का है। इतनी बातें आपको ध्यान में रखनी है। दोस्तों भारत का पहला नेशनल पार्क दोस्तों कौन सा है, जल्दी से बताएंगे। दोस्तों इसको भी जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क बोला जाता है, लेकिन इसका दोस्तों नया नाम क्या हो चुका है, रामगंगा नेशनल पार्क। रामगंगा, इसका नया नाम क्या हो चुका है। अगर आपसे पूछा रामगंगा नेशनल पार्क कहां पर स्थित है, ये दोस्तों स्थित है आपका उत्तराखंड के अंदर। इसको आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में पूछा गया सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। छत्तीसगढ़ का दोस्तों पंथी, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपसे पूछा जाए कि पंथी लोक नृत्य का संबंध कहां से है, छत्तीसगढ़, राउत नाचा, राउत नाचा। ये वो सवाल जो मैं आपको बता रहा हूं जो दोस्तों एसएससी ने कई बार पूछे हैं। फालतू का दोस्तों कोई ज्ञान यहां पर नहीं दिया जाएगा, केवल काम की बातें करेंगे जो आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। पंथी लोक नृत्य कहां का है, छत्तीसगढ़। राउत नाचा कहां का है, छत्तीसगढ़। और एक दोस्तों पंडवानी लोक नृत्य, ये बहुत बार पूछा जाता है, पंडवानी लोक नृत्य का संबंध कहां से, छत्तीसगढ़। और दोस्तों उत्तराखंड में मनाते हैं हरेला, यहां पर हरेली, इसको आप ध्यान में रखेंगे। हरेली कहाँ का त्योहार है, छत्तीसगढ़ का, लेकिन हरेला कहाँ का है, उत्तराखंड का। तो दोस्तों छत्तीसगढ़ से मैंने आपको कितने बताए, राउत नाचा,
पंथी, हरेली, पंडवानी और पंडवानी नृत्य की एक फेमस कलाकार हैं तीजन बाई। इनका संबंध किससे है? ये पंडवानी लोक नृत्य से संबंधित हैं। अब दोस्तों बात करते हैं झारखंड। झारखंड से आपको याद रखना है सरहुल फेस्टिवल। सरहुल, सरहुल फेस्टिवल कहाँ का? ये झारखंड का है, इसको भी आप याद रखें। उत्तर प्रदेश का दोस्तों कौन सा पूछा था? कजरी, बहुत बार परीक्षा में पूछा था। कजरी, नौटंकी, कजरी, नौटंकी और एक और पूछा था चरकुला। चरकुला, ये सब कहाँ के लोक नृत्य हैं? ये सब के सब उत्तर प्रदेश के हैं। इसको आप नोट करके रखिएगा। आप देख रहे हैं दोस्तों सवाल एक है, लेकिन एक सवाल से मैं आपको 8 से 10 सवाल निकाल के दे रहा हूं। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष से हुई? ये दोस्तों क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो दोस्तों आपको बहुत सारे एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाता है। दोस्तों आपको याद होगा मिड डे मील योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो आपको नोट करके रखना है, इसकी शुरुआत हुई थी वर्ष 1995 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों कई सारी राज्य सरकारों ने मिड डे मील योजना के साथ साथ नाश्ता देने का भी दोस्तों प्रावधान शुरू कर दिया है। तो दोस्तों एक सवाल आपसे करंट अफेयर का पूछा जाएगा कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने दोस्तों मिड डे मील योजना में नाश्ता इसको भी ऐड किया है? तो आपको ध्यान में रखना तमिलनाडु सरकार। तमिलनाडु सरकार ने दोस्तों कहा है कि बच्चों को अब सुबह का नाश्ता भी दिया जाएगा इस मिड डे मील योजना के तहत। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? युवराज सिंह, सचिन तेंदुलकर, कपिल देव, महेंद्र सिंह धोनी। दोस्तों आपको याद होगा भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी कौन है? तो दोस्तों सबसे युवा व्यक्ति या खिलाड़ी आपसे कुछ भी पूछे तो आपको नाम याद रखना सचिन तेंदुलकर, जिसको आप दोस्तों क्रिकेट का भगवान बोलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इनको भारत रत्न दिया कब गया था? इनको भारत रत्न दिया गया था वर्ष 2014 में। ये तारीख भी आपको नोट करनी है, परीक्षा में कई बार आपसे पूछी जाती है। उम्मीद करता हूं आपने सवाल नोट कर लिए होंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि G7 राष्ट्र की स्थापना किस वर्ष हुई थी? मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है आपकी परीक्षा में, आपको यहां से नंबर मिलेगा। बहुत सारा कंटेंट मैं आपको इस सवाल के अंदर बताने वाला हूं। दोस्तों आपको याद होगा G7 राष्ट्र में कितने देश शामिल हैं? इसमें दोस्तों 7 देश शामिल हैं। अब दोस्तों बात करते हैं इसकी स्थापना कब हुई थी? 1975, 1999, 1996 या 2001? दोस्तों आपको बता दें G7 राष्ट्र इसकी स्थापना हुई थी 1975 ईस्वी में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों बात कर लेते हैं ऑप्शंस को लेकर। 1999 इसमें दोस्तों किसकी स्थापना हुई थी? G20। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि G20 की स्थापना कब हुई थी? 1999 में। और G20 का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? आप बता सकते हैं? G20 का दोस्तों कोई भी हेडक्वार्टर नहीं है, इसको आप नोट करके रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। G20 का दोस्तों जो शिखर सम्मेलन हुआ है 2023 के अंदर, ये दोस्तों कहां पर इसका शिखर सम्मेलन हुआ? 2023 में इसका शिखर सम्मेलन हुआ है नई दिल्ली में। कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में। और G20 2024 इसका दोस्तों आयोजन कौन करने वाला है? इसका आयोजन करेगा ब्राजील। कौन करेगा? ब्राजील। ये करंट अफेयर के बहुत ही अच्छे सवाल हैं, इनको आप नोट करके रखिएगा। सारे सवाल आपके लिए महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों आपको याद होगा G20 की थीम क्या है? इसका जवाब आपको कमेंट कर देना है, मैं कई बार आपको नोट करा चुका हूं। G20 दोस्तों इसकी स्थापना कब हुई है? 1999। इसका दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ है? नई दिल्ली में, यानी कि अपने भारत में। और दोस्तों 2024 में दोस्तों G20 की बैठक कौन करेगा? ये दोस्तों ब्राजील करेगा। और G20 की 2022 वाली बैठक किसने आयोजित की थी? इंडोनेशिया के बाली में हुई थी। ये क्वेश्चन भी आपको ध्यान में रखना है, परीक्षा में आपसे पूछ सकता है। अगर हम बात करें 1996 की, तो दोस्तों इसको क्या होता है? SCO, संघाई सहयोग संगठन, यानी कि संघाई सहयोग ऑर्गेनाइजेशन। इसकी दोस्तों स्थापना कब हुई थी? 1996 में, लेकिन संघाई 5 के नाम से हुई थी। किसके? संघाई 5 के नाम से हुई थी इसकी स्थापना। और दोस्तों इसका नाम SCO कब पड़ा? ये 2001 में पड़ा। ये सारे सवाल आपको नोट करने हैं, आपसे कैसा भी सवाल पूछ सकता है। और SCO में वर्तमान में कितने मेंबर हैं? तो आप बच्चा बता सकता है कि वर्तमान में 9 मेंबर हैं। और 9वां मेंबर कौन बना है? ईरान इसका 9वां मेंबर बना है, इसको आप नोट करके रखेंगे। अब दोस्तों कई बार परीक्षा में सवाल पूछा गया कि SCO इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है, इसका मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो बहुत बच्चे तुरंत आंसर लगा देते हैं संघाई, और उनका आंसर गलत हो जाता है। याद करके रखिएगा, संघाई सहयोग संगठन इसका मुख्यालय स्थित है बीजिंग में। कहां पर? बीजिंग, चाइना में स्थित है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि भारत SCO में पूर्ण सदस्य के रूप में कब शामिल हुआ? लगाइएगा स्टार, बहुत ही अच्छा सवाल है। वर्ष 2014 में, वर्ष 2015 में, वर्ष 2017 में, वर्ष 2018 में। दोस्तों SCO में पूर्ण रूप
पूर्ण सदस्य के रूप में भारत कब शामिल हुआ था? ये शामिल हुआ था वर्ष 2014 में। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, इसको आप ध्यान में रखें। और एससीओ के बारे में हमने सारी जानकारी मैंने आपको बता दी। आपको बता दें वर्ष 2014 के अंदर दोस्तों जून में हुआ था, जहां तक इसको आप चेक कर लेंगे, अप्रॉक्स जून 2014 में एससीओ पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल हुआ था। अपना भारत शामिल हुआ था एससीओ में। और इसके साथ साथ पाकिस्तान भी, भारत और पाकिस्तान दोनों लोग शामिल हुए थे वर्ष 2014 में एससीओ के अंदर। और एससीओ का 9वां मेंबर कौन बन चुका है? ईरान। ईरान इसका 9वां मेंबर बन चुका है, इसको भी आपको याद करके रखना है। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अगर आप क्लास को पहली बार देख रहे हो तो क्लास को लाइक कर दें, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लें, ताकि आने वाली क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। और सारा कंटेंट आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया, एक भी सवाल छोड़िएगा मत, सारे सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं। और दोस्तों जल्द से जल्द अपने दोस्तों तक जरूर शेयर कर दें, और इनके नोट्स बनाते चलें वन लाइनर, जिससे कि दोस्तों आपका रिवीजन हो चुके फटाफट। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? प्रथम गोलमेज सम्मेलन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन, या इन सभी में भाग लिया था? दोस्तों आपको याद होगा 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे। कौन कौन से? 1930, 1931, 1932। आपको याद होगा 1930, 1931, 1932। ये दोस्तों 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे, आपको याद रखने हैं तीनों गोलमेज सम्मेलन है। अब दोस्तों कौन से गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया, ये सवाल बहुत बार परीक्षा में पूछा जाता है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने भाग लिया था। एक सवाल। अगर क्वेश्चन आपसे पूछे कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले कौन थे? ये डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। अगर क्वेश्चन पूछा गया क्या हमसे कांग्रेस ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया, तो आपको याद रखना है कांग्रेस ने पहले और तीसरे सम्मेलन में भाग नहीं लिया था, केवल दूसरे सम्मेलन में भाग लिया था। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर आपसे क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि सरोजनी नायडू ने किस गोलमेज सम्मेलन में महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था, तो दोस्तों आपको आंसर लगाना है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन, क्योंकि सरोजनी नायडू कांग्रेस से जुड़ी हुई थी। तो दोस्तों कांग्रेस ने जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया है, तो सरोजनी नायडू ने उसी समय महिलाओं को रिप्रेजेंट किया था। और दोस्तों जो जिन्ना थे, मोहम्मद अली जिन्ना थे, उन्होंने पहले में और दूसरे में इन्होंने भाग लिया था, तीसरे में भाग नहीं लिया था। ये कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है गोलमेज सम्मेलन को लेकर, जिसको आपको नोट करना है अपनी कॉपी के अंदर। आइए चलते हैं अगले फैक्ट की ओर, यानी कि अगले क्वेश्चन की ओर। दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? ये एक सवाल अपने आप से यूपी पैट में पूछा गया था कि दिल्ली सल्तनत में सबसे कम समय तक शासन करने वाला कौन था। तो दोस्तों यहां से आपसे यह भी पूछ सकता है कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक शासन किसने किया? खिलजी वंश, तुगलक वंश, लोधी वंश, सैयद वंश। आपको दोस्तों याद होगा दिल्ली सल्तनत के अंदर कुल 5 वंश हुए थे। कौन कौन से? गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। इनको आप इसी क्रम में याद करेंगे, क्योंकि दोस्तों इनका क्रम ही यही है। कौन कौन है दोस्तों? सबसे पहले आते हैं आपके गुलाम वंश, पहला आता है गुलाम वंश, फिर आता है दोस्तों खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर दोस्तों लोधी, फिर आता है दोस्तों सैयद वंश, फिर आता है लोधी वंश। इसको आप ऐसे याद करेंगे बिल्कुल क्रम से। अब सवाल पूछा गया कि दिल्ली सल्तनत में सबसे अधिक समय तक किसने शासन किया? ये शासन किया था तुगलक वंश ने। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। और तुगलक वंश के संस्थापक कौन थे? गयासुद्दीन तुगलक। और दोस्तों लोधी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोधी। सैयद वंश के संस्थापक कौन थे? खिरज खां। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट को लेकर। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए गुलाम वंश के संस्थापक कौन थे, तो आपको आंसर लगाना है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन अगर आपसे ऐसा पूछा जाए कि दिल्ली सल्तनत का दोस्तों रियल फाउंडर कौन है, तो आपको ये आंसर लगाना है इल्तुतमिश। आप दोस्तों क्यों? क्योंकि दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक ने सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की थी, और सुल्तान की उपाधि इल्तुतमिश के द्वारा धारण की गई थी। और एक सवाल यहाँ से बहुत ज्यादा रिपीट होता है कि दोस्तों कुतुब मीनार, इसका निर्माण किसने कराया था? इसका निर्माण कराया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने। लेकिन दोस्तों इसको पूरा किसने कराया था? इसको पूरा कराया था इल्तुतमिश ने। ये सवाल आपको ध्यान में रखने, परीक्षा में कई बार रिपीट हुए सवाल हैं। और यहाँ से एक सवाल आपको और याद रखना, रजिया सुल्तान को लेकर। इनका कार्यकाल कब से रहा था? 1236 से 1240 तक दोस्तों रजिया सुल्तान का कार्यकाल रहा था। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अगला फैक्ट यानी कि अगला क्वेश्चन, किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बहुत ही अच्छा सवाल है। संतूर वादक है, सितार वादक है, तबला वादक है, शहनाई वादक है।
दोस्तों आपको बता दें किशन महाराज, इनका संबंध किससे है? ये दोस्तों तबला वादक हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं जाकिर हुसैन की। जाकिर हुसैन, जाकिर हुसैन, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध भी दोस्तों तबला वादक है। ये आप नोट करके रखिएगा, परीक्षा में आया हुआ सवाल है ये, तबला वादक। एक दोस्तों और है अल्लाह रखा खां। अल्लाह रखा खां। दोस्तों ये सवाल वैसे तो मैं कई बार आपको बता चुका हूं, लेकिन दोस्तों आपकी जिम्मेदारी बनती है इनको आप एक ही बार नोट कर लें और रिवीजन करते चलें। दोस्तों ये सवाल बार बार यहां पर रिपीट नहीं कराने वाला हूं मैं। दोस्तों बहुत ज़्यादा सवाल होने वाले हैं, आप यकीन मानिए एक ऐसी सीरीज होगी दोस्तों किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही लल्लन टॉप सीरीज होने वाली है। किशन महाराज, इनका संबंध किससे है? इनका संबंध है तबला वादक, और तबला वादक से केवल 3 नाम आपसे पूछे जाते हैं, अल्लाह रखा खां, जाकिर हुसैन। अब दोस्तों एक सवाल आपको और याद रखना है कि जाकिर हुसैन को वर्ष 2022 में पद्म विभूषण पुरस्कार द्वारा सम्मानित किया गया है। ये सवाल आपको नोट करना है, क्योंकि दोस्तों 2022 में कुल 6 लोगों को पद्म विभूषण पुरस्कार मिला। ये बात आपको नोट करनी है, करंट अफेयर का अच्छा सवाल बनेगा। अब दोस्तों बात करते हैं संतूर वादक। तो मैंने अभी आपको बताया था, संतूर वादक नहीं, मैंने सितार वादक बताया था। संतूर वादक दोस्तों कौन है? पंडित शिव कुमार शर्मा। पंडित शिव कुमार शर्मा, पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध किससे है? ये है संतूर वादक। और भजन सोपारी, कौन? भजन सोपारी, इन दोनों लोगों का संबंध किससे? इन दोनों लोगों का संबंध है आपका संतूर वादक से। ये सितार वादक कौन है? तो मैंने अभी आपको बताया था पंडित रविशंकर। दोस्तों शहनाई वादक कौन है? बिस्मिल्लाह खां। इनका नाम तो आपको रटा हुआ होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मंदारिन भाषा का संबंध निम्नलिखित में से किस देश से है? बांग्लादेश, अफगानिस्तान, चीन, श्रीलंका। दोस्तों आपको बता दें ये मंदारिन भाषा, एक सवाल एसएससी में पूछा गया था कि सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? ये मंदारिन भाषा बोली जाती है। और ये दोस्तों कहाँ की भाषा है? ये दोस्तों भाषा है चीन की। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अब दोस्तों बात करते हैं ऑप्शंस को लेकर। अफगानिस्तान में कौन सी भाषा बोली जाती है? अफगानी, ये तो आप देखते ही बता देंगे। लेकिन ये बांग्लादेश में दोस्तों कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्तो। पश्तो लिखिएगा इसको। बांग्लादेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? पश्तो। अति महत्वपूर्ण सवाल है। और बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा? कटहल। कटहल, ये वो सवाल है जो एसएससी ने कई बार पूछा है। बच्चा कंफ्यूज हो जाता है ये कैसा सवाल आया, लेकिन पूछा जाता है सवाल कि बांग्लादेश का राष्ट्रीय फल कौन सा है? ये कटहल है। इसको आप ध्यान में रखेंगे, अच्छा क्वेश्चन है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? परीक्षा में कई बार रिपीटेड सवाल है, इसका आंकड़ा आप सीधा सीधा याद रखेंगे 9%। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा। जो पठारी क्षेत्रों में विश्व की लगभग 9% जनसंख्या निवास करती है, ये आंकड़ा आपको ऐसे ही याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, सहकारी समिति का उल्लेख किस भाग में किया गया है? भाग 3, भाग 9, भाग 9B, भाग 9A। दोस्तों आपको बता दें यहाँ पर भागों से सवाल कई बार पूछे जाते हैं। दोस्तों आपको याद रखना है कि सहकारी समिति, इसका उल्लेख भाग 9B के अंदर किया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही जवाब होगा। अब दोस्तों चारों भाग मैं आपको बताता हूं। भाग 3 में क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार का उल्लेख कौन से भाग में है? भाग नंबर 3 में है। और इसी भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो एसएससी में सवाल पूछा गया था कि निम्नलिखित में से किस भाग को संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ये भाग 3 को कहा जाता है। और दोस्तों मौलिक अधिकार कहाँ से लिए गए हैं? तो बच्चा बताएगा कि अमेरिका से लिए गए हैं। मौलिक अधिकारों का उल्लेख 12 से 35 के बीच में, यानी कि आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का उल्लेख है। इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब एक सवाल मैं आपसे पूछता हूं, उपाधियों का अंत ये कौन से आर्टिकल में है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर आपको बताना है। भाग 9 में क्या है? भाग 9 में है पंचायत। पंचायत। और भाग 9A नगरीय निकाय, ये नगर से संबंधित है। और भाग 9B ये संबंधित है आपका सहकारी समिति से। इतने क्वेश्चन आपको नोट करने हैं। अगला फैक्ट यानी कि अगला क्वेश्चन है, रक्त की प्रकृति कैसी होती है? अम्लीय, क्षारीय, उदासीन, इनमें से कोई नहीं। अगर आपको पीएच, दोस्तों पीएच का ज्ञान होगा तभी आप इसका आंसर दे सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें रक्त का जो प्रकृति होती है वो कैसी होती है? वो दोस्तों हल्की क्षारीय होती है, यानी कि हल्का क्षारीय होता। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। दोस्तों आपको याद होगा पीएच स्केल 0 से 14 तक अंक होते हैं। और बीच में दोस्तों कितना होता है? बीच में होता है 7। ये जो 7 होता है वो होता है उदासीन। कैसा होता है? वो होता है उदासीन। जैसे कि जल का पीएच मान कितना होता है? जल का पीएच मान होता है 7। तो जल कैसा है? जल उदासीन है। अगर आप 7 से दोस्तों वैल्यू आगे आती है तो दोस्तों कैसा हो जाएगा? तो क्षारीय। कैसा हो जाएगा?
तो ये क्षारीय हो जाएगा। और 7 से नीचे वैल्यू जाती है तो दोस्तों ये हो जाता है अम्लीय। इन फैक्ट को आपको नोट करना है, बहुत ही अच्छे सवाल हैं, आपकी परीक्षा में आते हैं। अब रक्त का पीएच मान कितना होता है, कई बार पूछा गया है, रक्त का पीएच मान कितना होता है 7.4 रक्त का पीएच मान होता है। इसलिए दोस्तों रक्त कैसा है, रक्त हल्का क्षारीय है। अम्ल वर्षा का पीएच मान कितना होता है, अम्ल वर्षा का पीएच मान होता है 5.4। इसको भी आप नोट करेंगे, परीक्षा में यह भी क्वेश्चन आया हुआ है। और पीएच स्केल, इसकी खोज किसने की थी, सोरेनसन नाम वैज्ञानिक ने, इन्होंने पीएच पैमाने की खोज की थी। और पीएच दोस्तों ये सवाल ऐसे पूछा था, पीएच का दोस्तों इसका फुल फॉर्म क्या होती है, पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। इसको आप कहीं पर लिख लें, आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवा निवृत्ति की आयु कितनी है, 65 वर्ष, 58 वर्ष, 60 वर्ष, 62 वर्ष। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश, इनकी जो सेवा निवृत्ति की आयु होती है वो होती है आपका 65 वर्ष। तो आपका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप ध्यान में रखें। लेकिन यहीं आपसे अगर आपसे पूछ ले कि हाई कोर्ट के दोस्तों जो न्यायालय होता है, हाई कोर्ट होता है, उसके जो न्यायाधीश होते हैं उनके दोस्तों सेवा निवृत्त की आयु कितनी होती है, 62 वर्ष। ये क्वेश्चन परीक्षा में आए हुए हैं, इनको आप नोट करेंगे। अब दोस्तों सर्वोच्च न्यायालय की बात आई है तो दोस्तों इससे संबंधित जितने भी सवाल बन सकते हैं, सारे सवाल मैं आपको बताता हूं। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट। अब सुप्रीम कोर्ट में दोस्तों इसका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया, आर्टिकल नंबर 124 में। यानी कि सुप्रीम कोर्ट में कितने जज होंगे, उनकी नियुक्ति कैसे होगी और उनका कार्यकाल कितना रहेगा, ये सब बातें आर्टिकल नंबर 124 में लिखी हुई हैं। और सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 129। इसको भी आप नोट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय है, ये बात कौन से आर्टिकल में है, आर्टिकल नंबर 129। और दोस्तों सुप्रीम कोर्ट अगर मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट कितने प्रकार के रिट जारी करता है, 5 प्रकार की रिट जारी करता है। लेकिन परीक्षा में कई बार पूछा जाता है कि जो 5 प्रकार की रिट जारी करता है वो कौन से अनुच्छेद के तहत करता है, अनुच्छेद 32 के तहत करता है। और दोस्तों आपको याद होगा अनुच्छेद 32, इसमें क्या है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा भी कहा है। ये सब सवाल जो मैं बोल रहा हूं, ये सब सवाल आपकी परीक्षा में पूछे गए हैं, ये दोस्तों आपको नोट करने हैं अपनी कॉपी के अंदर। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन को लेकर। पौधे अपना पोषक तत्व मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं, यूपी SSSC पैट का परीक्षाओं का सवाल है ये। क्लोरोफिल, प्रकाश, मिट्टी, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आपको याद रखना है, पौधे जो अपने पोषक तत्व होते हैं मुख्यतः कहां से प्राप्त करते हैं, ये मिट्टी से प्राप्त करते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा गया कि I2U2 संगठन में कौन सा देश शामिल है। ये दोस्तों वो क्वेश्चन है जो दोस्तों हर परीक्षा में आता है। 1 नंबर दोस्तों आपको फ्री का मिलता है इस सवाल में, अगर आप कंफ्यूज ना हो तो। दोस्तों आपको बता दूं I2U2 संगठन, इसके अंदर कितने देश शामिल हैं, 4 देश शामिल है। कौन कौन से, आपका भारत भी शामिल है, इजराइल भी शामिल है, अमेरिका भी शामिल है, और दोस्तों कौन सा शामिल है, तो दोस्तों आपको याद रखना है UAE यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। ये 4 देश शामिल हैं I2U2 में। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी, ये सभी देश शामिल हैं। कई बार दोस्तों आपको क्या करता है, ये दोस्तों आपको अमेरिका हटाकर आपको दोस्तों यूके दे देता है, यानी कि यूनाइटेड किंगडम दे देता है, और आपका आंसर गलत हो जाता है। याद रखिएगा यूके शामिल नहीं है, आपका भारत, इजराइल, अमेरिका और UAE शामिल है। अब दोस्तों इसी की तरह एक संगठन और होता है क्वेड, इसका नाम आपने सुना होगा। क्वेड संगठन में कौन कौन से देश शामिल है, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, जापान, ये 4 देश शामिल हैं किसके अंदर, क्वेड के अंदर। और इनका जो दोस्तों युद्धाभ्यास होता है उसको बोला जाता है मालाबार युद्धाभ्यास किन देशों के बीच में होता है, इन 4 देशों के बीच में होता है। इतने सवाल आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। वर्ष 2026 में 20वें एशियाई खेलों का आयोजन कहाँ होगा। ये सवाल तो दोस्तों केबीसी में पूछा गया है, आपकी परीक्षा में क्यों ना आएगा, 100% आएगा। करंट अफेयर का बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। यहाँ पर हम स्टैटिक जीके, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, करंट अफेयर सारे सवाल कवर करेंगे, बस आप सपोर्ट बनाकर रखिएगा। वर्ष 2026 में जो 20वें एशियाई खेल होंगे, इनका आयोजन कहाँ पर होगा। तो दोस्तों नंबर 1 सवाल आपसे पूछ सकता है कि 2023 में जो एशियाई खेल हुए हैं वो कौन से क्रम के हुए हैं, तो आप सीधा बोलेंगे ये दोस्तों 19वें क्रम के हुए हैं। भारत ने कितने पदक जीते हैं, कुल 107 पदक जीते हैं भारत देश ने। इसको आप ध्यान में रखिएगा, परीक्षा में आएगा सवाल, जिसमें से दोस्तों आई थिंक 38 तो गोल्ड मेडल हैं। कितने, 38 तो गोल्ड मेडल हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं अपने सवाल को लेकर। वर्ष 2026 में जो 20वें एशियाई खेल होंगे वो कहाँ पर होंगे, वो दोस्तों नगोया में होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही जवाब होगा। नगोया कहाँ पर है, जापान।
जापान। नगोया कहाँ पर है? नगोया है आपका जापान के अंदर। यहीं पर होंगे दोस्तों 20वें एशियाई खेल। और ये दोस्तों 19वें कहाँ पर हुए? होंगजाऊ चीन में हुए 19वें क्रम के। ये बात आपको याद रखनी हो। भारत की रैंक कौन सी? भारत की रैंक है चौथी। आपसे सवाल पूछेगा कि जो 19वें एशियाई खेलों का आयोजन दोस्तों कहाँ हुआ? चीन में हुआ। भारत की रैंक कौन सी है? चौथी। कुल कितने पदक जीते हैं? 107। दोस्तों एशियाई खेलों की एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, जल्दी से बताएं दोस्तों, एशियाई खेलों की एक अलग से क्लास होनी चाहिए कि नहीं? इसका जवाब आपको कमेंट कर बताना है। अब दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन में देख रखा लॉस एंजल्स। ये क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि दोस्तों 2028 में जो ओलंपिक होने वाले हैं उसका आयोजन कहाँ पर होगा? लॉस एंजल्स में होगा। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, परीक्षा में सवाल बनेगा, 100% बनेगा। क्योंकि दोस्तों अभी ऐसी घोषणा की गई है कि 2028 में जो लॉस एंजल्स में ओलंपिक होंगे उसके अंदर क्रिकेट को भी शामिल किया जाएगा, और भी एक दो खेल हैं जिनको शामिल किया गया है, जैसे कि दोस्तों फुटबॉल हो गया, और दोस्तों एक दो खेल और हैं जो मुझे ध्यान नहीं आ रहे, वो शामिल किए गए हैं। इसीलिए सवाल हमारे लिए महत्वपूर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको प्राप्त हुआ? बहुत ही अच्छा सवाल, और दोस्तों बीपीएससी और भी कई परीक्षाओं में पूछा गया सवाल है। किसको मिला है? गीतांजलि श्री को मिला है, जॉर्जी गोस्पिनॉफ को मिला है, बालकृष्ण दोषी को मिला है, डेनिस सुलेबिन को मिला है। दोस्तों आपको बता दें अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 किसको दिया गया? ये दिया गया जॉर्जी गोस्पिनॉफ। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप ध्यान में रखें। अगर यही आपसे क्वेश्चन पूछ ले अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 वाला किसको दिया गया? ये दिया गया गीतांजलि श्री को दिया गया है। किस लिए दिया गया? रेत समाधि। अब तक ये सवाल कई परीक्षाओं में आ भी चुका है, तो आने वाली परीक्षाओं में भी सवाल पूछ सकता है आपको कि गीतांजलि श्री को 2022 में जो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार मिला है किस लिए दिया गया? रेत समाधि। इसको दोस्तों इंग्लिश में टॉम ऑफ सैंड भी कहते हैं, टॉम ऑफ सैंड, यानी कि दोस्तों बालू का मकबरा, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर हम बात करें दोस्तों ऑप्शंस को लेकर, बालकृष्ण दोषी, इनको दोस्तों रॉयल गोल्ड मेडल द्वारा भी सम्मानित किया गया है, और एकमात्र भारतीय जिनको दोस्तों प्रेस्टीजर अवार्ड मिला है। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि एकमात्र भारतीय जिनको प्रेस्टीजर अवार्ड दिया गया है वो कौन है? बालकृष्ण दोषी। अब इनका दोस्तों अभी हाल ही में निधन हो चुका है, और दोस्तों आपको बता दें इनको 2022 के अंदर ये पद्म विभूषण पुरस्कार भी मिल चुका है। इसको भी आप नोट करके रखिएगा, बहुत ही अच्छा सवाल है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर। अब जल्दी से आप कमेंट करके बताएं, जो मैंने अभी आपको बताया कि प्रेस्टीजर पुरस्कार इनको मिला, ये प्रेस्टीजर पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से है? इसका जवाब जल्दी से कमेंट कर आपको देना है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दोस्तों ये लीजिए, इसका तो आंसर यहीं पर आ गया। प्रेस्टीजर आर्किटेक्चर पुरस्कार 2023 किसको मिला? लुइस कैफरली को मिला है, डेविड चिपबर्ग फील्ड को मिला है, रिकी केज को मिला है, युंगतिंग टांग को मिला है। दोस्तों आपको बता दें ये प्रेस्टीजर जो पुरस्कार होता है वो दोस्तों किस क्षेत्र में मिलता है? आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, यानी कि वास्तुकला के क्षेत्र में मिलता है। और ये 2023 में किसको दिया गया? डेविड चिपबर्ग फील्ड को दिया गया। तो आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा, इसको आप नोट करके रखिएगा। परीक्षा में 100% आपसे परीक्षा में सवाल पूछा जाएगा। प्रेस्टीजर अवार्ड किसको मिला है? डेविड चिपबर्ग फील्ड को मिला है। और ये किससे संबंधित होता है? ये वास्तुकला का पुरस्कार होता है। रिकी केज, इनको दोस्तों थर्ड दोस्तों इनको थर्ड और क्या मिला इनको? कौन सा पुरस्कार मिला रिकी केज को? जल्दी से बताएंगे आपको, ये ध्यान नहीं आ रहा, जल्दी बताएं कि रिकी केज को तीसरा कौन सा पुरस्कार मिला है? इसका जवाब आपको कमेंट करके बताना है। और इनको डिवाइन टाइट्स के मिला है। किस लिए? डिवाइन टाइट्स इसलिए दिया गया। जल्दी से बताएं आपको दोस्तों इनको कौन सा पुरस्कार मिला है? अभी दिमाग से उतर गया है, आपको कमेंट करके इसका आंसर देना है। चलिए दोस्तों एक यहाँ लुइस कैफरली देकर रखा है, ये क्यों महत्वपूर्ण है? इनको 2023 में गणित का नोबेल पुरस्कार किसको बोला जाता है? दोस्तों गणित का नोबेल पुरस्कार किसको कहते हैं? इनको मिला है लुइस कैफरली को। ये सवाल हम आगे वाली शिफ्टों में कवर करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और अंतिम सवाल है कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? अति महत्वपूर्ण सवाल रहेगा आपकी परीक्षा को लेकर। दोस्तों आपको बता दें, आप सब जानते हैं कि टेनिस के 4 टूर्नामेंट होते हैं। कौन कौन से? ऑस्ट्रेलियन ओपन। कौन कौन से होते हैं? ऑस्ट्रेलियन ओपन, फिर होता है फ्रेंच ओपन, फिर होता है दोस्तों आपका विंबलडन ओपन, फिर होता है आपका यूएस ओपन। ये चारों हमारे लिए महत्वपूर्ण रहते हैं, परीक्षा में कई बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये ऑस्ट्रेलियन ओपन दोस्तों कौन से कोर्ट पर खेला था? हार्ड कोर्ट पर। कौन से? हार्ड कोर्ट पर। और ये फ्रेंच ओपन ग्रास कोर्ट पर खेला था। कौन से? ये ग्रास को यानी घास पर खेला जाता है। और विंबलडन ओपन दोस्तों ये क्ले कोर्ट पर खेला जाता है।
और ये यूएस ओपन ये दोस्तों हार्ड कोर्ट पर खेला जाता है। ये इनके कोड भी आपको याद रखने हैं, यानी कि दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर खेला जाएगा ऑस्ट्रेलियन ओपन, और ग्रास और ये फ्रेंच ओपन जो होता है वो ग्रास कोर्ट पर, विंबलडन ओपन जो कि दोस्तों टेनिस का सबसे पुराना टूर्नामेंट है, ये दोस्तों क्ले कोर्ट पर खेला जाता है, और दोस्तों ये हार्ड कोर्ट पर यूएस ओपन खेला जाता है। अब इसके विजेता कौन है ये भी आप सुन लीजिएगा, इनके पुरुष विजेता मैं सारे आपको नोट करा देता हूं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि यूएस ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता, ये जीत लिया है ये जीत लिया है आपके नोवाक जोकोविक ने। दोस्तों आपको बता दें नोवाक जोकोविक ने 2023 में ऑस्ट्रेलियन ओपन भी जीता है, फ्रेंच ओपन भी जीता है, और दोस्तों आपका यूएस ओपन भी जीत लिया है। आप देख सकते हैं 3 ग्रैंड स्लैम तो ये दोस्तों नोवाक जोकोविक लिए बैठे हैं। अब दोस्तों ये 2023 वाला जो विंबलडन ओपन है वो किसने जीता, वो जीता है कार्लोस अल्कराज ने। ये 4 सवाल आपको याद रखने, इन 4 सवालों में से 100% आपकी परीक्षा में सवाल बनेगा। दोस्तों ये 20 सवाल मैंने लिए थे, लेकिन आप यकीन मानिए इन 20 सवालों से मैंने आपको आज 200 से 300 सवाल बताए होंगे, आप काउंट करके देख सकते हैं। और सारे सवाल आपकी परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किए गए हैं, और जितना दोस्तों मैं यहाँ से एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जितने भी उदाहरण दे रहा हूँ, सारे उदाहरण आपको कॉपी के अंदर नोट करके रखने हैं। अब आप कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास और कैसा लगा आज का कंटेंट। अगर क्लास पसंद आई तो क्लास को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल वाला आइकन ध्यान से दबा लेना, ताकि आने वाली सारी क्लासेस के अपडेट्स आप तक आसानी से पहुंचते रहें। मिलते हैं आने वाली अगली क्लास के अंदर, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। दोस्तों अपना सपोर्ट अपना प्रेम हमारे यूट्यूब चैनल के साथ आप हमेशा बनाकर रखिएगा। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं कम्युनिटी पोस्ट में पोस्ट कर देता हूँ, आप जाइएगा वहाँ से इसको लिंक को ज्वाइन करके आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी PDF आपको वहाँ से प्रोवाइड हो जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों।